क्या आपको पता है कि 14 जनवरी 2024 फ्रीलांसर्स या एजेंसी ओनर्स के लिए कितनी अहमियत रखता है? जी हाँ, रियलिटी चेक ला रहा है रियलिटी चेक ग्रोथ कॉन्फ्रेंस लाहौर के पीसी होटल में 14 जनवरी 2024 को, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल स्पीकर्स आएंगे जो कि ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग स्पेस में जाने माने नाम हैं। इस ग्रोथ कॉन्फ्रेंस में उन टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज पर बात होगी जिसके जरिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने कारोबार को कामयाब बना सकते हैं। अभी पॉडकास्ट के बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और टिकट्स खरीदें। जल्दी करें क्योंकि सिर्फ 1000 टिकट्स अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, इनका नाम है सैयद फराज अली, नहीं सैयद मोहम्मद फराज। और ये बड़े मुश्किल से हाथ आए, और क्योंकि इनको तो मैं फराज भी करके बुलाता हूँ तो इनका पूरा नाम में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई। फराज भाई, मुझे याद है आप उस टाइम पे कहते थे कि स्टॉक में इन्वेस्ट करो जब पाकिस्तान के सबसे एक होता है ना बुरे हालात, जी बुरे तरीन हालात चल रहे थे, और आप उस टाइम कहते थे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। तो थोड़ा सा बताएं कि क्यों, और दूसरा जो दूसरा मेरा सवाल है वो सरमाया के हवाले से, कि सरमाया क्या है। अच्छा देखें, 2022 या 2023 में मैंने एक दो वीडियोस की थी। मुल्क के, जैसे आपने कहा, बहुत बुरे हालात थे और सबको पता है इस बात का। इन्फ्लेशन पीक पे थी, महंगाई होती चली जा रही थी, जॉबलेस लोग होते चले जा रहे थे, काम ख़त्म हो रहे थे, आपका रुपया डेप्रिशिएट हो रहा था, आपकी ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी, आपकी बिजली की कीमतें बढ़ रही थी, गैस की कीमतें बढ़ रही थी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी पीक पर थी। आपको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मुल्क में। और उस टाइम पे एक आके ये कहना कि इधर आके पैसा इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में और यहाँ से ये बढ़ने वाला है, और तो उस टाइम किसी को शायद यकीन नहीं आता था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट था कि किसी तरीके से हम भागें पाकिस्तान से। तो वहाँ से अब तक अगर देखा जाए, अब अगेन मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी की हैं अभी रिसेंटली, और मेरी अब पूरी सीरीज़ चल रही है कि अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और आप डिफरेंट एसेट्स पे करते, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, गाड़ियों में, या डॉलर्स लेके रख लेते या गोल्ड लेके रख लेते, तो कितना फ़र्क पड़ता। तो वहाँ से अब तक राइट नाउ आई थिंक 60-65% सिर्फ स्टॉक मार्केट बढ़ी है। अगर आप उसमें पर्टिकुलर स्टॉक्स देखें, कुछ 80% भी बढ़े हैं, कुछ 50% बढ़े हैं। तो आप उस टाइम पे जब इन्वेस्ट करते और अभी तक आज आप बड़े खुशहाल होते। अब सब कुछ अच्छा लगने लगता है आपको कि मुल्क के हालात ठीक हो रहे हैं, कंपनीज चल रही हैं, ग्रोथ हो रही है मुल्क में, इन्फ्लेशन कम हो रही है, आपकी ऑयल प्राइसेस थोड़े से नीचे आ गए, डॉलर स्टेबल हो रहा है। तो अब सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं। उस टाइम जब बुरे हालात थे, बेसिकली इन्वेस्ट ही उसी टाइम करना चाहिए जब बुरे हालात हों। अब यहाँ से आपका जो अगला सवाल है वो लिंक हो जाता है कि यार तुम हो कौन और तुम्हें कैसे पता। सही है। तो देखें यार, हमारी एक कंपनी है सरमाया के नाम से, मैं उसका चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हूँ, और लाइक भाई की इनिशिएटिव था सरमाया का। ये बेसिकली एक डेटा पोर्टल है इक्विटी मार्केट्स का, आपकी स्टॉक मार्केट का, उससे रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। लेकिन ऑन टॉप ऑफ डेट हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। हम लोगों की जो कोर्सेज़ हैं वो फाइनेंशियल मार्केट्स, इक्विटी मार्केट से रिलेटेड हैं, कि किस वक्त आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए, स्टॉक्स में करना चाहिए, गोल्ड में करना चाहिए, आसान लफ्ज़ों में। फॉरेक्स में आप कोई करेंसी लेके रखना चाहते हैं, आप वो कैसे करेंगे। तो ये सारी गाइडेंस हमारे दो कोर्सेज़ हैं, एक फंडामेंटल्स का, एक टेक्निकल्स का। मैं टेक्निकल वाले पार्ट को देख रहा हूँ एज अ ट्रेडर, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, और अमार जो हैं वो हमारे फंडामेंटल्स को देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और जो हमें डिफरेंस नज़र आना शुरू हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में, जिन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी और लोग ये समझते थे कि स्टॉक में, क्रिप्टो में, या जो भी ट्रेडेबल एसेट है, फॉरेक्स में आप ट्रेड करते हो और हमेशा नुकसान होता है, एक वो जो गलत फहमी थी लोगों की, उस चीज़ को अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक हम लोग ठीक कर रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़िंदगियाँ इम्प्रूव हो रही हैं, ख़ुद भी पैसे बना रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी गाइड कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक वो बहुत बेहतरीन वो चल रहा है। अब यहाँ पे जो सरमाया जो काम कर रहा है, अब हम लोग सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं रहे, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल हो गए, इंटरनेशनल हो गए। हम लोगों ने कंपनी सरमाया सिंगापुर में भी कर ली है, अभी हम मिडल ईस्ट जा रहे हैं। सो लोगों को ये लगता है कि और ये वो फील्ड है पाकिस्तान में स्पेशली, लोगों को नहीं पता कि एक बेचारी अगर बेवा है कोई, उसके पास उसके हस्बैंड
पैसे छोड़ गए, बैंक में कुछ पैसे पड़े, उनको नहीं पता कि मैं कैसे इन पैसों से पैसे बना सकती हूँ। सही है। और इसी तरीके से जो लोग जिनके पास सेविंग्स हैं, कारोबार कर रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं है, उनको भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि किस म्यूचुअल फंड में मुझे डालना है, मैंने खुद डायरेक्टली जाके कौन सी कंपनी का स्टॉक ख़रीदना है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। और पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे लोग इस बारे में सोचते ही नहीं है, ना आपकी ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये काम किया जाता है, स्कूल कॉलेजेस में कोई पर्सनल फाइनेंसिंग के हवाले से बताया जाए, कोई आपको ये बताया जाए कि बचपन से इन्वेस्टमेंट्स कहते किसको हैं। सिर्फ इसको नहीं कहते कि आपने प्लॉट की कोई फ़ाइल ले ली और वो 6 महीने के बाद एक रोड निकल आई तो प्राइस बढ़ गई। तो हमने तो बचपन में यही सुना है कि पैसा सेव करने से पैसा बनता है। हाँ, नहीं, बचत से पैसा बनता है। नहीं, उस बचत, चले आपने बचत कर ली, सेविंग कर ली, अब वो सेविंग कब वो बैंक में रखे अंडे तो नहीं दे रही ना। सही है। मतलब अगर आपके 2 लाख रुपए बैंक में रखे हुए हैं तो उससे बेहतर नहीं है कि आप किसी एक ऐसे स्टॉक में या किसी एक ऐसे म्यूचुअल फंड में कर दें इन्वेस्ट जो आपको साल का 20% या 25% रिटर्न दे दे। जो 2 लाख रुपए आपके 1 जनवरी 2024 में पड़े थे, क्या पता वो दिसंबर 2024 में 2,30,000 हो जाए। तो 30,000 आते हुए आपको बुरे लग रहे हैं, आप कुछ कर भी नहीं रहे। सही है। मतलब वो बैंक में जो पैसा रखा है आप उसी को करें और आपकी ज़रूरत का भी नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारे स्टोरीज़ हम सराउंडिंग्स में सुनते हुए आए हैं, फलां ने पैसे लगाए और डूब गए, उसने पैसे लगाए और वो डूब गए। अब वो पैसे उन्होंने लगाए किस टाइम पे? वो पैसे उन्होंने उस टाइम पे लगाए जब सारे तरफ से आपको सुनने में मिल रहा है कि एक शेयर था वो 10 रुपये का था, आज 200 का हो गया। आपने मतलब हाई रेट पे खरीद लिया। हाई रेट पे जब आप बिल्कुल पीक पे जाके ख़रीदेंगे तो जाहिर है वो नीचे ही आएगा ना फिर। तो जब वो 10 रुपये का था उस टाइम वो कंपनी बुरी लग रही थी और आपको नज़र आ रहा था कि यार इसमें इन्वेस्ट किया तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। जब आप कि वो कंपनी 200 रुपये की हो गई, फिर आपको लग रहा है अब ये 2000 की हो जाएगी क्योंकि उसका पिछला ट्रेंड ऐसा चलता हुआ है कि 10 से 200 हुआ है तो 200 से 2000 हो जाएगा। आप उसमें सब कुछ अपना बेच बाच के, प्रॉपर्टी, गाड़ी, सब कुछ बेच के जो सेविंग्स है उधर डाल देते हैं। किसी के बच्चों की शादी का पैसा पड़ा होता है, किसी के बच्चों की एजुकेशन की सेविंग्स होती हैं, आप उठा के उसमें डाल देते हैं। वही 200 रुपये का शेयर दोबारा जब 50 रुपये होता है तो फिर चीखें निकल आती हैं। सेम गोज़ विद द क्रिप्टो। पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल में हमने देखा कि क्रिप्टो का ज़बरदस्त एक बूम आया हुआ है। जिसको देखो आप कोई वीडियो ओपन करेंगे वो क्रिप्टो की बात कर रहा होगा, लेकिन कोई उसमें ये नहीं बताता कि क्रिप्टो में नो डाउट क्रिप्टो फ्यूचर है आपका। या कोई भी ट्रेडेबल एसेट को आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी कोई एंट्री प्राइस होनी चाहिए जो परफेक्ट एंट्री आपको बताए और जहाँ से आपको बताए कि मैंने प्रॉफिट लेके एग्जिट कब होना है। अब ये पूरी एक साइंस है, ये परफेक्ट एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, किस टाइम आपने इन्वेस्ट करना है, किस टाइम आपने एग्जिट करना है। लेकिन हम लोग ये नहीं समझते। सही है। हम लोग ये समझते हैं कि हम चैम्पियन हैं, न्यूटन और आइंस्टाइन को हम लोग बीट कर चुके हैं। उनसे इनको आप जब रिस्क कैलकुलेशंस करवाओ ना कि इतने लाख शेयर ख़रीद रहे हैं तो बताओ 20,000 का लॉस करना है तो कितने शेयर्स आएंगे इसके अंदर, उनसे वो कैलकुलेट नहीं होता और समझते हैं कि हमसे बड़ा चैम्पियन कोई नहीं है। जिसे हम फॉरेक्स में पिप्स कैलकुलेशन की बात करते हैं, फिर आप क्रिप्टो में रिस्क परसेंटेज की बात करते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ऐसे ही है कि बाबर आजम की फॉर्म नहीं लगी हुई, नीचे हर बंदा नीचे आके कमेंट कर रहा है ये टेक्निकली सही नहीं प्ले कर रहा है, इसका फ्रंट फुट ऐसे आ रहा है तो बैक फुट है, खुद ने कभी बल्ला नहीं पकड़ा होता। सही है। और आगे कमेंट्री ऐसे चल रही होती है, फिर खुदा ना खास्ता कोई वबा आ जाती है, हर बंदा डॉक्टर निकल आता है। सही है। फिर जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं हर बंदा पॉलिटिकल एनालिसिस करने आ जाता है। सो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि भाई जिसकी फील्ड है, जो स्पेसिफिकली उसमें काम करता हुआ आ रहा है, जिसका एक्सपीरियंस है, जो आपसे पैसे नहीं मांग रहा, आप कोई फ्रॉड के उस स्कैम्स में नहीं फंस सकते, आपकी थोड़ी सी रिसर्च तो होनी चाहिए ना। ये नहीं कि ब्लाइंडली आपने एक वीडियो देखी और उसके नीचे आके कमेंट कर दिया कि यार ये ऐसे था और ये ऐसे होना चाहिए। अब एग्जांपल दे देता हूँ और ऐसी और सी मिसालें आपको गाड़ियों के बारे में। ये अच्छा, खुद ने बेचारे ने कभी गाड़ी नहीं ख़रीदी होगी, कोई एक बंदा गाड़ी खरीद के आता है कुछ 3.25-3 करोड़ की, वो कहते हैं ये तो बेकार सी है, महंगे लिए मैं तो कभी भी ना लेता। सही है। तो उनके पास है ही नहीं तो लेते कहाँ से। तो ये हमारा कल्चर है। हमारा कतारसिस तो निकल गया हम दोनों का। अब हम आते हैं थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ। अच्छा, बेसिक्स की तरफ आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ताकि लोगों को समझ आए ना कि बेसिकली शेयर्स का मतलब क्या होता है,
मतलब वो ना आप ये थोड़ा निदाया सिर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। शेयर्स का मतलब क्या होता है, कौन सी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, PSX में और KSE में क्या फ़र्क है, कराची स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब जो कंपनी इधर है वो उधर नहीं होती, या क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा देखिए बहुत आसान सी बात है। आपकी कोई कंपनी है, एग्जांपल ले लेते हैं, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई सीमेंट लगा रहे हैं, जैसे लकी सीमेंट है, DG सीमेंट है, इसके नाम आप लोगों ने सुने होंगे, बोरियां देखी होंगी घर में आते हुए, किसी पे हाथी फौजी बना हुआ है, सीमेंट, हाँ बिल्कुल, फौजी सीमेंट, हाँ फौजी सीमेंट, जी बिल्कुल अस्करी सीमेंट भी है, ठीक है सर अस्करी बैंक है, फौजी सीमेंट है। अच्छा फौजी आपको ज़्यादा पता है। फौजी फूड्स भी है, फौजी फर्टिलाइजर भी है। सो ये इनकी कंपनीज बहुत अच्छी हैं और ये सारी ये भी लिस्टेड है, ये भी लिस्टेड। नाइस। तो आप किस तरफ जाना चाहते हैं? मैं थोड़ा तड़का डाल रहा था, अब बताएं। अच्छा, नहीं बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, जी सब करें। अच्छा, तो फौजी लकी सीमेंट है आपका, सही है। अब लकी सीमेंट एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट कराएगी अपने आप को। एक कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराती है अपने आप को, पब्लिक लिमिटेड होती है। उसमें पब्लिक बेसिकली शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट जाके उनके शेयर्स खरीद सकते हैं। आपको एक ब्रोकर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और आप उनके शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप लकी सीमेंट के शेयर होल्डर हो गए, यानी कि आप उनके एक तरह से पार्टनर हो गए। अब वो कंपनी ग्रो करेगी या उस कंपनी की वैल्यू जब बढ़ेगी, जैसे 600 रुपये का शेयर है उनका, एक अगर वो 650 का होता है या 700 का होता है, आपने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो वो आपकी शेयर्स की वैल्यू की बेसिस के ऊपर आपके अब जो अकाउंट का पोर्टफोलियो है वो 70,000 की अब वर्थ शो कर रहा होगा। इसका ये मतलब है कि आपने 10,000 रुपये के प्रॉफिट में हैं। अब आप चाहे उसको बेच सकते हैं, चाहे आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप उसको बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए और 10,000 रुपये आप उससे पार्टी करें। पॉडकास्ट को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रियलिटी चेक ग्रोथ कॉन्फ्रेंस की टिकट सेल पे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो में, और आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी टिकट खरीद सकते हैं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप उसको बेचते ही नहीं, आप ज़िंदगी भर रखते हैं उसको अपने पास, 20 साल 25 साल 30 साल। और कंपनी, बहुत सी जो प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देती हैं कि फ़र्ज़ करें 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड मिल गया। अब अगर आपने 60,000 रुपये के शेयर्स ख़रीदे हुए, क्या पता आपको 600 रुपये का डिविडेंड आ जाए, वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब वो 3 महीने के बाद आता है, 6 महीने के बाद आता है, या साल में एक दफ़ा आता है। अब बहुत से ऐसी कंपनीज हैं, जैसे एंग्रो फर्टिलाइज़र है, वो सबसे ज़्यादा डिविडेंड्स देती है पाकिस्तान में इस टाइम राइट नाउ। तो ये कोई 500-600 के करीब कंपनीज़ हैं पब्लिक लिमिटेड जो लिस्ट हुई हुई हैं। आप इनके शेयर जाके ख़रीद सकते हैं, चाहे वो सीमेंट के हों, स्टील के हों, फर्टिलाइज़र के हों, कोई फूड कंपनी हो, फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गुड्स हों, आपकी जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादातर बड़े बड़े ब्रांड्स की कंपनी लिस्टेड हैं। आप जो कपड़ा पहन रहे हैं टेक्सटाइल, आप गुल अहमद पे चले जाएं, आप इमेज पे चले जाएं, आप ऐसे बहुत से हैं, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। आप गुल अहमद पे जो जाके आइडियाज़ पे जाके जो आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप उनके पार्टनर बन सकते हैं ना। बेसिकली 20-22 आजकल 23 रुपये का शेयर है उनका, बड़ा सस्ता चल रहा है, आप ख़रीद लें उसको। आप 23,000 रुपये लगा दें उनके ऊपर, मतलब आप 23,000 रुपये, और कंपनी में आप उस बिज़नेस से बेहतर है कि आप मैं डीमोटिवेट डिस्करेज नहीं कर रहा इस बात को कि आप एक नया बिज़नेस खड़ा करें। आप कर सकते हैं अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, प्लान्स हैं, और आप अच्छे से रिस्क ले सकते हैं 2 साल 3 साल तक का, तो आप करें। लेकिन आप क्यों नहीं एक स्टेबल कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर देते। अब तो रियल एस्टेट की कंपनीज भी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही हैं, रीट के नाम से, DCR वगैरह, इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई हुई हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप उनके शेयर्स को जब ख़रीद रहे हैं, उन्होंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, मॉल्स ली हुई है, जो उसका रेंट आ रहा होगा ना, वो आपको उस हिसाब से वापस कर रहे होंगे जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास हैं डिविडेंड की, मतलब प्रॉपर्टी जिस तरह से टोकन शेयरिंग वगैरह। बिल्कुल। तो ये बहुत बेहतरीन काम है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसी वजह से कि मामू को लॉस हो गया, चाचू को लॉस हो गया। खुद से कभी रिसर्च नहीं करनी, ख़ुद से कभी ये नहीं देखना कि मैंने कंपनी को पढ़ना है। कंपनी को पढ़ने का ये मतलब है कि कंपनी का बिज़नेस क्या है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा जाता है, जाके एक कंपनी का स्टॉक ख़रीद लेता है, GCIL,
ठीक है, कंपनी का सिंबल है। अब वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड तो, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कंपनी है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पे इसकी इंडस्ट्री लगी हुई है, अगर कोई इंडस्ट्री है कहाँ पे इसके ऑफिसेज हैं, क्या कारोबार है, आगे के इनकी क्या रोड मैप है, कंपनी का रोड मैप होता है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, किस पर्टिकुलर सेक्टर में ये ग्रो कर सकते हैं, उसकी पूरी रिसर्च होती है। ये फंडामेंटल्स में आ जाते हैं। फिर मुल्क के क्या हालात हैं, ये सब कुछ आप देख के इसके ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका होता है कि आपके पास अगर इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है, आप चार्ट्स को देखते हैं जिसके ऊपर इनकी प्राइस जो मूवमेंट्स होती है, प्राइस मूवमेंट जो डेली की प्राइस की फ्लक्चुएशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल गुल अहमद आज 20 रुपये पे ट्रेड हुआ, थोड़ी देर के बाद 20 रुपये 20 पैसे उसका रेट हो गया, 20 रुपये 40 हो गया। अब ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। जब ये रिकॉर्ड हो रहा होता है इसको हम ग्राफ्स पे प्लॉट कर देते हैं। जब उसको प्लॉट करते हैं वो आपके पास सारा हिस्टोरिकल डेटा आ जाता है, जब से कंपनी खुली है, कहाँ कहाँ पे ट्रेड हुई, इस साल का जो उसका हाईएस्ट लेवल था वो क्या था, लोवेस्ट लेवल क्या था। इस डेटा के ऊपर आप एनालिसिस करते हैं, उसको टेक्निकल्स कहते हैं। सो बहुत से लोग जो हैं वो टेक्निकल्स के ऊपर काम करते हैं। अगर आपको दोनों का काम करने का तरीका नहीं पसंद और आप कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपके लिए म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो हाजिर खिदमत हैं। पाकिस्तान में बेतहाशा म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके ऊपर वो आपको आराम से 20% 25% साल का रिटर्न दे देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है, बजाय इसके वो बैंक में रखने के, बल्कि जिस बैंक में पड़ा हुआ है उन्हीं के अपने म्यूचुअल फंड्स हैं। अच्छा, वो बैंक आपका पैसा रख के म्यूचुअल फंड्स में खुद लगा रहा है। आप उनके म्यूचुअल फंड्स में चले जाएं, आप देख लें कि आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, आप बेतहाशा म्यूचुअल फंड्स हैं। अगेन सरमाया डेटा पोर्टल ही यही है कि आप उसके ऊपर म्यूचुअल फंड्स को जाके रिसर्च करें कि इस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए, किस स्पेसिफिक डोमेन में दिए, ये सब कुछ आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं। तो बजाय इसके, अब ये नॉलेज पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड है ही नहीं, बल्कि और अगर देखा जाए बहुत थोड़े से लोग, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है ना लोगों में। नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त है। अब तो रेगुलेशंस इतनी ज़बरदस्त हैं कि SECP और CDC, ये लोग आप ना, ये कंपनीज़ कहीं डिफ़ॉल्ट हो रही हैं जो अच्छी कंपनीज़ हैं, 30-30 40-40 साल से, 50-50 साल से चल रही हैं, 100-100 साल से चल रही हैं। नेस्ले को देख लें आप, नेस्ले भी लिस्टेड है, जिसका आप पानी पी रहे हैं, आप डेली उसकी कोई डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। जो आपकी सराउंडिंग्स में, मैं आपको कह रहा हूँ ना, जिस चीज़ के ऊपर आप नाम रखेंगे, हाथ रखेंगे, वो उसकी कोई लिस्टेड कंपनी निकल आएगी, उसकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिस्टेड कंपनी होगी, आप उस पर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। 40 साल से नेस्ले है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते नेस्ले में, तो आज वो कितने होते? ये तो उसकी प्राइस देखनी पड़ेगी, मुझे एग्जैक्टली याद आप किसी दूसरी कंपनी का बता दें, कोई भी ऐसी कंपनी आपके जहन में हो। देखें 10 साल के उसमें लकी सीमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद किया क्या उसकी प्राइस है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुकी है, 100% 200% के करीब। अब अगर आप पिछले 10 साल में देख रहे हैं तो शायद इतने रिटर्न्स ना हो, क्योंकि 2014 से 2014 पे एक बहुत बड़ा हाई लगा था, जो बड़ी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी से बढ़ रही थी। उसके बाद जो रेट्स टूटे वो शायद उस तरीके से वापस नहीं, अच्छी कंपनीज़ के वापस आए हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन मुझे लगता है कि 100% रिटर्न्स तो थे उसके अलावा उसके डिविडेंड्स वगैरह भी थे। और लकी सीमेंट की हम बात करें, लकी सीमेंट में ये नहीं है कि वो सिर्फ सीमेंट की कंपनी है, उनके टेक्सटाइल में भी है, उनका ऑटो सेक्टर में भी डाइवर्सिफाई किया हुआ है उन्होंने बेसिकली अपने आप को। सो ये है उसका। और प्राइस, अगर जो आप सवाल बेसिकली पूछना चाह रहे हो ना कि पिछले 10 साल के लिए अगर मैंने ये 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है या 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो मेरे क्या रिटर्न्स हैं, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो हमारी बनी हुई है लईक भाई और अमार दोनों की तरफ से, जिसमें फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई हुई है उन्होंने कि 25 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, आपके 3 लाख होते तो शायद 3 करोड़ हुए होते इस टाइम। सही है, ये मैं रफ अप्रॉक्स बता रहा हूँ। अगेन नीचे मुझे पता है हमारे चाहने वाले कमेंट्स आके कर दें, इसको तो पता ही नहीं है। ठीक है, सही है। तो ऐसा नहीं, वैसे मैं वीडियो देख रहा था एप्पल की, कि अगर एप्पल में आपने $1000 इन्वेस्ट किए होते तो 15 साल में वो तकरीबन कोई $1.5 लाख बन रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही रिटर्न्स आते हैं। अगेन उसके पीछे आपकी थोड़ी सी रिसर्च और नॉलेज ही होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में ये जो कंपनी जो काम कर रही है, जिस डोमेन में काम कर रही है, इसकी क्या ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल IT कंपनी, अगर आप पिछले 20 साल में देखें, IT कंपनीज ने ऐसा बूम किया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उन सब में, और स्टिल है, पोटेंशियल है, क्योंकि आगे आपका AI का दौर है।
तो अगेन अभी भी पोटेंशियल है। फिर अभी आगे आप चले जाएंगे, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आपकी बैटरी वाली जो कंपनीज हैं उनमें ग्रोथ आना शुरू हो जाए। तो ये आपके माइंडसेट के ऊपर, आपके विजन, फंडामेंटल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस है। मैं बेसिकली, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ज़्यादातर फंडामेंटल्स वाले, मैं बेसिकली टेक्निकल्स की तरफ एक्सपर्टीज़ रखता हूँ। सो ये ओवरऑल आपकी वो है। अच्छा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 10 साल वाला इन्वेस्टर नहीं हूँ। अच्छा, आप स्विंग नहीं है? मैं इतनी लॉन्ग टर्म पे नहीं चलता। मैं चाहता हूँ, अभी मैं एग्जांपल्स देता हूँ आपको। मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया। डे ट्रेडर है बेसिकली? मैं डे ट्रेडर भी नहीं, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। स्विंग है जो वीकली करते हैं? अच्छा, मैं डे भी हूँ, स्विंग भी हूँ, सब करता हूँ। अच्छा, ठीक है। जहाँ मुझे स्कैल्प करनी होती है, स्कैल्प में मतलब छोटे शिकार करने होते हैं, तो वो भी करता हूँ। जहाँ मुझे लंबी ट्रेड्स लेके जानी होती है, मैं वो भी करता हूँ। बेसिकली टेक्निकल्स का आपको ये फ़ायदा होता है कि आप एंट्री परफेक्टली कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो बॉटम लगा के अपने लोस से उठ रहा होता है, तो आप उस टाइम उसको बाय करने की कोशिश करते हैं, और जब तक उसका हाई लग रहा होता है, अब लोग कहेंगे कितना आसान काम है, बाय लो सेल हाई प्रॉफिट। ऐसा नहीं होता। वो उसके लिए आपके अगेन रिसर्च और टेक्निकल्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। तो अगर आप बाय लो कर रहे हैं, सस्ता ख़रीद रहे हैं और उसके बाद सेल हाई, अब ये बाय लो, और आपने फ़र्ज़ करें मैंने एक शेयर्स ख़रीदे 10 रुपये के, और उसके बाद वो गया 24 पे, वो हो गया ये तकरीबन आपका 1.5 गुना पैसा बढ़ गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो उसमें जो मैंने प्रॉफिट से गाड़ी ले ली, अब वो 10 रुपये का जो शेयर था, वो 24 रुपये होते हुए उसने 1.5 महीना 2 महीना लगाया, और मैंने अपने टारगेट्स मीट किए, और वो साइड पे हो गया। सही, मतलब प्रॉफिट बुक किया, सेल किया, और मैं ने अपने पैसे वहाँ से विड्रॉ कर लिए। अब वही शेयर दोबारा इस वक्त आई थिंक 9 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं उसको 3 साल के लिए रखता और प्राइस वहीं पे आ जाती, तो मैंने स्मार्टली प्ले किया। मैंने कहा कि 10 से 24 हो गया, अब हो सकता है ये दोबारा 17-18 पे आ जाए, तो मैं 24 पे बेच के इसको निकल जाता हूँ। अब मैंने उसको सेल कर दिया। अगेन अब ज़्यादातर लोग आजकल क्रिप्टो पे करते हैं। क्रिप्टो में आपने एक BTC ख़रीदा 15,000 पे, और आपको पता चल गया 65,000 इसका टॉप है। आपने $15,000 इन्वेस्ट किए, $65,000 जब का हुआ, आपने बेचा, आपको $50,000 का प्रॉफिट हुआ, आपने कैश कर लिया सारा। कुछ अरसे के बाद आपने देखा कि BTC दोबारा 30,000 पे आ गया। तो क्या पॉइंट था यहाँ पे होल्ड करने का? सही है। तो बेसिकली ये दो अलग थ्योरीज़ हैं, और दोनों अपनी जगह ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि फंडामेंटल्स वाले हार जाएंगे या टेक्निकल्स वाले हार जाएंगे। सही है, ये दोनों की अपनी डोमेन है। आपका माइंडसेट, आपका कैरेक्टर, आपकी नर्व्स आपको क्या कहती हैं, इमोशंस पे कंट्रोल कितना है। कुछ लोगों का इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं होता। वो अभी ट्रेड करते हैं, जैसे थोड़ी देर में, जैसे गोल्ड बाय किया 2050 का चल रहा है, थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा 2050.20 हो गया, वो 20 सेंट्स का प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाता है। और लॉस कितना लगाते हैं उसके ऊपर, रिस्क कितना लगाते हैं? उनको पता ही नहीं होता रिस्क भी कोई चीज़ होती है। सही है। वो कहते हैं कि चलो 2050 का है ना, दोबारा बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। वो होते होते 1850 का होता है, अकाउंट वॉश हो जाता है। मतलब ये लेवरेज पे काम कर रहे होते हैं, जो अपने पैसों से बढ़ के पैसा लगा रहे होते हैं, जो आप ब्रोकर से उधार पकड़ रहे होते हैं। पॉडकास्ट को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रियलिटी चेक ग्रोथ कॉन्फ्रेंस की टिकट सेल पे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो में, और आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी टिकट खरीद सकते हैं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। मेरे तो ऐसे ब्रोकर वगैरह पड़ते हैं मुझे कि ब्रोकर्स किस तरह इस पे पैसे छापते हैं। अच्छा, देखें, पहले तो आपको ब्रोकर को समझना है, ब्रोकर है क्या। जैसे आसान लफ्जों में, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं आजकल पूरा पाकिस्तान है। जिसको देखो वो कहते हैं अच्छा प्रॉपर्टी चाहिए, मैं दे देता हूँ। जी, अब हर कोई आजकल प्रॉपर्टी डीलर है। आधा पाकिस्तान तो वही काम कर रहे हैं। अच्छा, जो बेचारे बच्चे बेरोजगार है वो भी प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर क्या होता है, वैसे तो टॉप लगाते हैं और कोई बनाते हैं, तो एग्री करते हैं। ठीक है, ये जो है ना, माजरत के साथ कि ज़्यादातर ऐसे करते हैं। अपने 50% कमीशन के लिए जो रेंट पे घर लग जाते हैं ना, वो ज़्यादा लगाते हैं, और जो रेंट होता है बेचारा वो पूरे साल ज़्यादा रेंट लेता है, क्योंकि इस जो ये डीलर होता है ना, बीच में ब्रोकर जो होता है, इसको ज़्यादा कमीशन चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके अलावा तो टॉप
इसको टॉप लगाना। अब ये मैं जैसे कोई स्टॉक मार्केट की बात करते हैं प्रॉपर्टी के आगे, चलो उसको भी सिखा देता है। होता ये है कि आपका एक दोस्त है 60 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, प्लॉट बेचना चाह रहा है, कोई फाइल बेचना चाह रहा है, ठीक है, तो आपने तो बोल दिया इसको कि ये मेरी डिमांड 60 लाख के करीब है। उसका कोई अपना ग्रुप चल रहा था, अपना चैनल चल रहा था, वहाँ पे वो 62 का उठा के लगा देता डिमांड, ठीक है। तो अब वो फर्ज करें 61,50,000 में बिक जाता है, तो 1.5 लाख रुपए जो है ना वो उसका टॉप है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो हर वक्त एक दूसरे के पीछे टॉप लगाने की कोशिश कर रहे होते। सही है, ये मुझे पता है, इसलिए इसको टॉप कर रहे एक दूसरे को ऐसे चलान मार क्यों भी करते हैं। बाहर इस मुझे से बात प्रॉपर्टी डीलर जो है मेरे दुश्मन होते हैं, लेकिन ठीक है उनका काम है, और वो ये समझते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हम इतने स्मार्ट हैं कि हमने वो कर दिया। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनमें दोस्ती कोई नहीं होती, आपस में दोस्त को रगड़ देते मैं वो सब मेरे साथ काम करने वाला बंदा है, बहुत अच्छा, उठना बैठना खाना पीना, 5 लाख रुपए का टॉप लगा दिया। सही है। सो आपको वो लगता है वो ये बहुत मेरे साथ मालूम है, शायद नहीं करे, लेकिन ये इनकी फितरत में होता है, इनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई होती है प्रॉपर्टी डीलर्स की। सो ये होता है। अच्छा, अब ये ब्रोकर है आपका जो बीच में पैसे रख रहे हैं, सही है। अच्छा। आप बायर हैं, मैं सेलर हूँ, बीच में मिडिल मैन आया, उसने आपसे भी कमीशन ली, मुझसे भी कमीशन। ये डीलर है या ब्रोकर। दुनिया भर के जितने भी आप ट्रेडेबल एसेट्स, डिजिटल एसेट्स को ट्रेड करते हैं, PSX स्टॉक मार्केट हो गई या कोई सी भी मार्केट हो गई, उसमें आपके पास आपको ब्रोकर अकाउंट का होना ज़रूरी है, ठीक है, जो बायर और सेलर के दरमियान बीच में मिडिल मैन हो और उनकी एक कमीशन हो। मजे की बात, ये जो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर होते हैं ये बहुत शरीफ लोग होते हैं, क्योंकि उनको बायन किया गया होता है कि आप इस पर्टिकुलर स्लैब कमीशन पे उनकी स्लैब होती है और वो सारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे होती है, तो वो बेनंबरी नहीं कर सकते। अच्छा, तो पाकिस्तानी स्टॉक ब्रोकर या दुनिया का कोई भी ब्रोकर होता है, फॉरेक्स का या क्रिप्टो एक्सचेंजेस होता है, बीच में अपना उनका कमीशन एक फिक्स होता है जो पहले से बायर को नहीं पता है, सेलर नहीं पता, तो ट्रांसपेरेंसी 100% है। तो अगर कोई फेक आ जाए कि जिससे कोई कनेक्टिविटी उसकी ना हो, हाँ, ऐसे फॉरेक्स के पाकिस्तान में ब्रोकर्स मिल जाते हैं आपको, जिनको हम डब्बा ब्रोकर कहते हैं, वो बेसिकली वेबसाइट पर होते हैं। अच्छा अच्छा, इसी वजह से लोगों का पैसा वेबशॉप और ये सब ये पाकिस्तान में इलीगल है बेसिकली, ठीक है, रेगुलेटेड नहीं है। ये बाहर के ब्रोकर्स आते हैं इधर इसी वजह से कि इन लोगों को ब्रोकर बनाया जाए, जो बेचारे जिनकी इतनी समझ नहीं होती वे इसमें ट्रैप हो जाते हैं। बहुत सी ऐसे मैंने भी देखे, मेन थिंग जिन्होंने फ्रॉड किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे याद भी नहीं है साफ सी बात। तो लेकिन ऐसे बड़ा हर रोज नया आता है, वो एक अब तो नया वो शुरू कर रहे हैं ऐप के थ्रू, वो आपसे कहते हैं 100 पहले दो, आप उसको 100 दे दो, आपको फौरन से 10 रुपये वापस कर देता है, ये लो तुम्हें प्रॉफिट हुआ, फिर ये आपको एक ट्रेड कराएगा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए ट्रेड कर रहा हूँ, फिर वो आपको $40 ऐड दे देगा, फिर कहेगा कि अगली ट्रेड के लिए तुम्हें बड़े पैसे चाहिए, $700 लेकर आप, फिर आप इसको $700 देते हो, आप बंद करके मांग देगा। ये पूरे के पूरे गाँव होते हैं उस तरह की, पूरे के पूरे गाँव, फिर उस तरीके की ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम शुरू हुई, ट्रांजी स्कीम, जिसमें आपने इनको पैसे दिए और लोगों को अरबों के हिसाब से पैसा गया है, अरबों के हिसाब से, और वो गायब हो गए। वो शरीर में आपको प्रॉफिट देते हैं, नॉलेज देते हैं, आप और पैसा देते हैं, और फिर वो इस तरह से गायब हो जाते हैं। जो आपके लिस्टेड ब्रोकर्स होते हैं, रेगुलेटेड ब्रोकर्स होते हैं, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में या पाकिस्तान के PMEX एक और मार्केट है जहाँ पे आप गोल्ड वगैरह या कमोडिटीज़ और करेंसीज को ट्रेड कर सकते हैं। ये ब्रोकर जो रेगुलेटेड हैं CCP से, ये कहीं नहीं भाग सकते, न आप के साथ वो कमीशन के ऊपर ज़्यादा लेन देन कर सकते हैं, मतलब जो फिक्स लाभ है उसी के ऊपर आपका काम होगा। सो ये बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंट काम है, और मज़े की बात, इतनी नॉलेज लोगों को है नहीं कि यहाँ पर भी जाके अकाउंट ओपन होगा और काम कर सकते हैं आप। तो ये आपकी ब्रोकर का पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, किसी भी मार्केट में ये रोल होता है। अब ब्रोकर का जो आपका सवाल, इसकी एक और पहलू लेते हैं कि मैनिपुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैंने इन्वेस्ट करवाना हुआ इस तरह से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में तो नहीं होता, बाहर की जो ग्लोबल मार्केट्स के अच्छे ब्रोकर्स हैं वहाँ पे भी नहीं होता। ये जिनको मैं बात कर रहा हूँ डब्बा ब्रोकर्स, जो सिर्फ वेबसाइट के ऊपर हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है या उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है किसी अथॉरिटी से कि रेगुलेटेड या पर्टिकुलर कंपनी में। आजकल बहुत से ऐसे ब्रोकर्स आ गए हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस आ गई हैं
जो वेस्ट इंडीज के एक छोटे से आइलैंड में खुली हुई है। या साइप्रस के किसी छोटे से आइलैंड। साइप्रस में अब बहुत सख्ती हो गई है। अच्छा, अब बहुत सख्ती है हुई है। साइप्रस ब्रोकर्स अब बड़े ब्रोकर्स हैं। साइप्रस के ब्रोकर्स 2 नंबरी नहीं कर सकते। और दुबई में उन्होंने सुना आपके रहने लग जाते हैं, दुबई में भी इनके दुबई में भी देखिए, दुबई के रेगुलेशंस हैं, लेकिन अब आप कंपनी का लाइसेंस आप किसी और फील्ड का लो, फॉर एग्जांपल जनरल ट्रेडिंग का लो, और उसके ऊपर आप एक्सचेंजेस का ट्रेडिंग करा दो तो वो इलीगल है। वहाँ पर भी सख्ती है। आप ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, कोई फेक वेबसाइट के ऊपर दुबई का एड्रेस दे रहे वो अलग बात है। ओके, ठीक है। लाइसेंस मेरे ख्याल में अभी मैंने वहाँ पे अपनी क्रिप्टो की ब्लॉकचेन में कंपनी रजिस्टर्ड की और वहाँ ओपन किया दुबई में। सो नहीं, उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अच्छी खासी हैं, इतना आसान काम नहीं है। और जब मैंने उनके लिए फॉरेक्स ब्रोकर्स का देखा था, वो ठीक ठाक आपके डॉक्यूमेंटेशंस है, मुश्किल काम है वहाँ पे इनकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी करना। सो एक 2 नंबर ब्रोकर या जिसने ऐसी स्कीम चलानी है उसके लिए मुश्किल काम है दुबई से, मतलब नहीं हो सकता इतना। होने पे हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, बहुत वो चाहिए। वहाँ पे जाके फिर आप करते भी नहीं हैं इस तरीके से। क्योंकि छोटू अमूल के वैसे मैं बात कर रहा हूँ आपको, छोटे छोटे आइलैंड्स आपको पता भी नहीं, आज तक नाम नहीं सुना होगा आपने, वहाँ पे जाके लोग इस तरह की कंपनीज कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो आपके स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे ब्रोकर्स हैं। आरिफ हबीब, AHL के नाम से आरिफ हबीब है, AKD का है, फिर GS बैंक का है, फिर इवन आपके अल्फला सिक्योरिटीज़ है। सो ये बहुत अच्छे ब्रोकर्स हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं। ये आपके साथ इस तरह का काम नहीं करेंगे कि जानबूझ के स्टॉक में सेट करवा दें या जानबूझ के आपको कहें कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, वो लॉस होगा। ब्रोकर को तो फ़ायदा होता है जब आपका पोर्टफोलियो और आप प्रॉफिट बनाते हैं। अब जो आपके अकाउंट में लाख रुपए थे, लाख रुपए के ऊपर उसको इतना कमीशन नहीं आ रहा होगा जितना 2 लाख के ऊपर आ रहा है। अच्छा, तो वो तो चाहेगा कि आपका पोर्टफोलियो ग्रो करे और आप उनके साथ जिंदगी भर रहें। सही नहीं कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रेड करेंगे, उनको कमीशन जाएगा जो बहुत थोड़ा सा होता है। तो ये है उसमें। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई 2 नंबर ब्रोकर पाकिस्तान में SSCP के होते भी ऐसे कोई काम करे, ऐसा नहीं है। सो ये मुझे बताओ कि हमारा एक फिनोमेनन है ना कि बाहर अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आप कहते हैं लेट मी इन्वेस्ट इन स्टार्टअप और इन स्टॉक या फिर इस तरह से, लेकिन पाकिस्तान में आपके पास पैसे आते तब कहते हैं मैंने प्लॉट लेना है क्योंकि और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो हाँ बताइए कि अगर आप प्लॉट में लगाए तो उसमें कितना फायदा नुकसान है, या कौन सी चीज़ ज़्यादा लुक्रेटिव नजर आती है, या अगर पाकिस्तान में स्टॉक्स में लगाते तो इन दोनों में क्या फर्क है? अच्छा, इसी के ऊपर मैं वीडियोस कर रहा हूँ आजकल। ठीक है। मैंने जब लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में 2023 में कहा था कि यहाँ से स्टॉक मार्केट बढ़ने वाली है। अभी मैंने एक रिटर्न दिखाए हैं अपने, जिसमें मुझे एक स्टॉक में प्रॉफिट हुआ इस 7-8 महीने में 80%। वो मैंने वो वीडियो पढ़ी हुई है, ठीक है। और मैंने एक कौन सा शेयर लिया था, पाक इलेक्ट्रॉन टेल के नाम से। पाक इलेक्ट्रॉन जिसके AC आता है, फ्रिज आता है, जो आप लोग घर में देखते भी होंगे, फिर उसके अलावा उनके TV LEDs आते हैं, उनका ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। गर्मी में भी नहीं होता नहीं, ये उसका गर्मी सर्दी से कोई फायदा नहीं। गर्मी में बिजनेस है। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं कि उनकी सेल्स बढ़ी है सिंगल सीजन में, तो आप कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैंने 10-11 रुपए पे लिया था, 19.5 रुपए में बेचा। सही। अब उसी टाइम में, जिस टाइम मैंने इधर पैसा लगाया पाक इलेक्ट्रॉन में, उसी टाइम में अगर मैं प्रॉपर्टी को देखूं, कंपैरिजन है ना, मैं गाड़ियों में देखूं, गाड़ियों की प्राइसेस नीचे आई थी। आप सिविक की प्राइस देखें 5-6 लाख रुपए नीचे आई। आप अगर गाड़ियों की प्राइसेस देखें, गाड़ियों की प्राइस नीचे आई। तो इसका ये मतलब है, जो लोग ये समझते हैं कि गाड़ियों में इन्वेस्ट करना एज ए बिजनेस, वो इस टाइम पे पीछे रह गए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के एक पर्टिकुलर स्टॉक में उनको बीट कर दिया। इवन पूरे स्टॉक मार्केट ने बीट किया। फिर आप ये देख लें, बहुत से लोग बैनर खरीद रहे थे छुप छुपा के पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम लोग माशाल्लाह से आज इस हाल में बैठे हैं। एक तो हमारी कौम, उनको ये नहीं समझ आती कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी आप ही को नुकसान पहुंचा रही है अगर आप छुप छुपा के डॉलर में सट्टा कर रहे हैं, डॉलर खरीद के अपने घरों में रख रहे हैं। सही है, ये बहुत बड़ा वतन, मुझे नहीं पता इसके ऊपर कोई लॉज है या नहीं, कि क्राइम है या नहीं। अब तो खैर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि इतने ज़्यादा डॉलर्स आप नहीं रख सकते। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इतने डॉलर्स रख सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। 2 नंबर तरीक़ों से फिर लोग ख़रीदते हैं।
अच्छा खैर अभी ये बड़ा कंट्रोल हुआ है। अभी रिसेंट टाइम्स हमने देखा है पेशावर में और मार्केट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये ऐसे होना चाहिए। तो ये जिस तरीके से आपका डॉलर बढ़ा था, तो डॉलर भी में भी उस 7-8 महीने में रुपया स्ट्रांग हुआ है। तो उसका मतलब है अगर आपकी डॉलर में इन्वेस्टमेंट होती तो आप इतने पैसे नहीं बना सकते थे जितने स्टॉक मार्केट। प्रॉपर्टी का हाल अभी तक भी, जब तक हम ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जनवरी 2024, कोई इक्का दुक्का जगह का दर है। मेरा नहीं ख्याल जो प्रॉपर्टी का इंडेक्स है वो 20% से ऊपर गया। ये मैक्स बता रहा हूँ, 4% से लेकर 20% इस डोमेन में था। ये रिपोर्ट में कहा हुआ था कि प्रॉपर्टी का इंडेक्स इस साल 4% गेन से 20% गेन तक गया। हाँ वो और बात है कि 60 लाख का प्रॉपर्टी की फाइल या प्लॉट वो 1 करोड़ 20 में कोई बेच कर टॉप लगा तो वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। सही। तो इसका ये मतलब है कि जब आप स्टॉक मार्केट में, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट हमेशा प्रॉपर्टी को बीट करती है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक मार्केट हमेशा बीट करती है। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप स्टॉक मार्केट में टाइमली एंट्री लेते हैं। पॉडकास्ट को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रियलिटी चेक ग्रोथ कॉन्फ्रेंस की टिकट सेल पे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो में, और आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी टिकट खरीद सकते हैं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। ऐसे टाइम पे खरीदते हैं जब बिल्कुल ही लो पे लगी हुई है मार्केट, वहां से आपके पास पोटेंशियल गेन। अब वही पार्क इलेक्ट्रॉन जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यही शेयर अगर आप 2014 में खरीदते ना और अभी तक आपके पास होल्ड होता, ये वो वाला सवाल है जो आपने लकी सीमेंट का पूछा था 2013 से 2020, उस टाइम इसने हाइज लगाया 120 रुपीज। 120 रुपीज जी, आज की डेट में ये सिर्फ 24 पे ट्रेड कर रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर आपने उस टाइम 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो 24,000 होता आज की डेट में, मतलब नुकसान में होता। ठीक है, तो ये बात है, अगर आप टाइमली एंट्री लेते हैं ना और टाइमली एग्जिट करते हैं तो फिर नफा है आपको। अगर आप इस तरीके से ये सोचते हैं कि मैं, इसी वजह से आपको ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में जितनी भी आप ट्रेडेबल मार्केट्स को जाके ट्रेड करते हैं, इसी वजह से लोग आपको ये कहते हैं कि मेन चीज़ है जिसकी वजह से लोग एग्जैक्टली सब कह रहे हैं तो मतलब ये इस टाइम आपका नुकसान तो कंफर्म किया खरीद रहा है। आप इस टाइम पे खरीदी जिस टाइम पे कोई ना खरीद रहा, जिस टाइम पे कोई ना खरीद रहा है, बिल्कुल डेटा मार्केट आपको नहीं समझ आया कि ये अच्छा टाइम है बुरा टाइम है। और मजे की बात, जितने भी एनालिस्ट बैठे होंगे, जितनी भी आपके पास रिसर्च रिपोर्ट सारी होंगी, वो आपको दूसरा ही रेट दिखा रहे होंगे कि मतलब बुरा ही है अभी सब कुछ, बहुत बुरे हालात है। अच्छा ये भी बताओ कि जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है 2000 जब मुशर्रफ चला गया उस टाइम से लेकर अभी तक कौन सा टाइम था जिसमें ग्राफ ऊपर था? देखिए बहुत बेहतरीन है। इफ यू डोंट वांट टू नेम एनी पैकेट स्टोरी, आपसे टाइम बता, उसके लिए मैंने वीडियो की हुई है पीछे। जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है ना स्टॉक मार्केट में, वो मेनली की गवर्नमेंट दिया, और वो उसके ऊपर हिस्टोरिकल डेटा है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनकी तरफ हूँ या मैं किसी और की बुराई कर रहा हूँ। 2012 में, वो 2013 में जब ये आए, उस टाइम यही पहले 10 रुपये से चल के 124 रुपये हुआ। वो सी पैक का इतना ज़्यादा क्रेज था या इतनी हाइप थी कि जो 20-20 रुपए के स्टॉक्स थे वो 100 रुपए के हो गए थे उसी टाइम पे। और फिर जब ये नवाज शरीफ साहब का के साथ मसले शुरू हुए, उस टाइम मार्केट वहां से नीचे आना शुरू हो गई। तो ये क्या जो इन्वेस्टर्स इनका ट्रस्ट है, इनका ट्रस्ट है उन पे, because they belong to the same community, I guess. ऐसा ही है, हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई इलेक्शंस के बाद, यूजुअली मार्केट्स आपकी दुनिया भर की मार्केट, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जब भी इलेक्शंस होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, दुनिया भर में मार्केट्स उसको सेलिब्रेट करती हैं कि स्टेबिलिटी आई है मुल्क में, अच्छे से खुशहाली से इलेक्शंस हो गए हैं और सब कुछ नया सोता पाया हुआ है। ये हमने ट्रेंड पीटीआई वाली जब इलेक्शन जीती थी उसके बाद नहीं देखा था। मतलब थोड़ा सा डरा था, थोड़ी सी आया, उसके बाद फिर स्ट्रगल करते 2018 के बाद फिर उसके बाद तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ है कि जब कोविड का टाइम आया ना, उस टाइम दोबारा से आपकी मार्केट ने परफॉर्म करना शुरू किया। पाकिस्तान के आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टेक्सटाइल ने बहुत अच्छा, क्या आपके एक्सपोर्ट्स उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जो केमिकल इंडस्ट्री थी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
ऐसे शेयर जो 8-9 रुपए के थे वो 40-42 रुपए पे भी गए। सही, वो एक टाइम आया 1-1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। फिर 2021 में अगेन मार्केट आपकी ऑल टाइम हाइस पे नहीं गई थी, लेकिन हाइस के करीब जाके दोबारा से टूट गई, फिर अच्छी खासी टूट गई। फिर वहाँ से जो हालात नज़र आए 2022 में जो रेट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसके बाद से लेवल के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो गई थी। मतलब मार्केट में उससे पहले ही आपका काम खराब होना शुरू हो गया था 2021 जुलाई के बाद से। अच्छा। तो फिर अब दोबारा पीछे ये जो मैं टाइम बता रहा हूँ मार्च और अप्रैल 2023, और यहाँ से दोबारा से आपकी मार्केट परफॉर्म करना शुरू करी है। इस टाइम पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज पे ट्रेड कर रही है। हिस्टोरिकल नहीं, अभी आज की डेट में अपने ऑल टाइम हाइज पर है। मेरे को नहीं यकीन आ रहा है क्यों हुआ है। और मैं मज़े की बात, जब मेरी भी वीडियो आई थी ना 2023 में, मैं कहूँगा कि मैंने उसमें ये कहा था कि मार्केट यहाँ से ऐसा परफॉर्म करेगी कि मेरे लिए यकीन नहीं आएगा कि ऐसा क्या हुआ है। सही है। और यही मेरा जनरल मतलब इतना कॉन्फिडेंट था। और उसी टाइम पे जब लोग पाकिस्तान को छोड़ के जाने की बातें कर रहे थे, उसी टाइम पे मैंने अपनी ब्रोकरेज हाउस पाकिस्तान में जाके लिस्ट किया। ठीक है, तो अभी मुझे रिसेंटली उसका ट्रैक सर्टिफिकेट वो मुझे आपने भेजा था ये। हाँ, तो वो अब सवे फिराज इक्विटीज के नाम से ब्रोकरेज हाउस आ जाएगा। सही है। सो उस टाइम पे जब मेरे के हालात इतने बुरे थे, मेरे जेल में एप्लीकेशन दे दी कि यार मुझे ये काम करना है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करने लगी है। सो ये होता है आपकी मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा ताल्लुक है स्टॉक एक्सचेंज से। बिल्कुल होता है। आपके मुल्क के हालात नहीं अच्छे होंगे, इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? साफ सी बात है। क्योंकि फिर तो वो यही करेंगे कि ऐसा रास्ता ढूंढेंगे कि मेरे को तो इतना मैंने देखा है, इतना दिमाग में खौफ आ गया था कि लोगों ने बैंक्स में पैसा रखना छोड़ दिया। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो बैंक भी तो खत्म हो जाएंगे, तो हम बैंक से पैसा निकाल और बैंक पैसे 5 लाख से हाँ। तो लोगों ने फिर गलत रास्ते चूज किए। उनको बेचारों को यही नहीं समझ कि गलत है सही है। उन्होंने छुप छुपा के डॉलर्स खरीदे या ऐसी 340 तक पहुंच गया था डॉलर आई थिंक मार्केट में, पर ये तो 380 तक गया था जो आप खरीदते हैं पेपर में। तो इस पर मुझे याद है कराची में मेरे एक दोस्त ने खरीदे भी $3,000 खरीदे उसने, और पता चला अब ये आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर आप डॉलर में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके म्यूचुअल फंड भी बने हुए हैं सही है। हाँ, उस तरह के आप उसमें भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। आप क्यों गलत तरीका लेते हो? ठीक है, वो जैसे डॉलर खरीदने पे जो अच्छा तरीका है वो यूरो के साथ आप कंपैरिजन का है, तो ऐसा ना तो साफ सी बात है यार। आप बेहतर नहीं है कि आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लें जो डॉलर बेस इनकम है जिनकी, एक ऐसी आईटी कंपनी, एग्जाम्पल होता है सिस्टम्स लिमिटेड, पाकिस्तान की बड़ी आईटी कंपनी है, इनका कारोबार डॉलर्स में होता है। अच्छा, हाँ, तो आप एक ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट करते हो वो डॉलर बेस इनकम है जिसकी, ठीक है, तो आप क्यों इस तरह के उसमें पड़ रहे हैं जो आपके लिए आगे चल के मुश्किल पैदा करे। अच्छा, मुझे ये बताया कि स्टॉक जो ये स्टॉक एक्सचेंज में इसमें जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें से कौन सी निश या कौन से फील्ड की कंपनी का फ्यूचर आपको लगता है कि इस कंपनी में अगर ये वाली कंपनीज जो है ना, मिसाल के तौर पर आपने शुरू में जिक्र किया ईवी का, आपने जिक्र किया आईटी कंपनीज का, आपने एआई का भी जिक्र किया। देखिए सबसे ज़्यादा जो फ्यूचर आपको जिसमें नज़र आता है वो आईटी कंपनीज ही है, सही है, और इनके पास इतना काम है कि ये अपने ऑर्डर्स नहीं पूरे कर पाते, और अगेन डॉलर बेस भी है, ये बहुत अच्छी आपकी वो है। फिर उसके अलावा आपको ये देखना है कि अगर इनकी हुकूमत आ जाती है आगे नून लीग की, ठीक है, तो इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं इस तरह के मोटरवे और तो ये इसमें बहुत सीधा सर ये सर अगर आप शॉर्ट टर्म्स के देख रहे हैं कि इस विजन पे चलते हैं, ठीक है, ये बहुत एक रॉस है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, एक पर्टिकुलर सेक्टर जब आपका पड़ता है ना, उससे इनडायरेक्टली जो कंपनीज होती हैं वो भी परफॉर्म करना शुरू करती हैं। तो इसका ये मतलब, और एक फिनोमेना मैं एक और बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक ही सेक्टर परफॉर्म करता रहे और वो सबको एक लंबे टाइम के लिए बीट करता रहे। स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए आपका ये सेक्टर परफॉर्म किया, फिर कुछ अरसे के बाद फर्टिलाइजर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, कुछ अरसे के बाद टेक्सटाइल परफॉर्म करना शुरू कर दिया, कुछ के बाद आपका बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। बाय द वे इस्लामिक बैंकिंग की जो
जो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ रहे हैं उनको बड़ा हाईली रेट किया जाता है बैंकिंग में, जैसे फैसल बैंक आया अभी रिसेंटली, इसका स्टॉक बहुत अच्छा है। अच्छा जी, तो इस तरह से आप बहुत कुछ देख सकते हैं कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं आपको कि आप फिर एक टाइम आता है आपको लगता है कि यार मेरे पास तो पैसे कम है, काश ज़्यादा है तो मैं ये कंपनी भी खरीद लेता, मैं ये भी खरीद लेता, मैं इसके भी शेयर्स खरीद लेता। सो हमेशा स्टॉक मार्केट में एक और में कहा जाता है कि ये कुआं आप जितना पैसा डालते रहो वो आपको कम ही लगता है, और ये डील उससे मुनासबत से भी कहा जाता है अगर आप प्रॉफिट्स में और आपको लग रहा है कि अच्छी कंपनीज में आप पैसे बना रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं और कंपनीज भी खरीदना चाहूँगा। दूसरा इसमें ये होता है कि जब आप जैसे पहले आपने 120 रुपये का लिया 10 सालों के 10 रुपये पे आया, फिर 12 रुपये पे आया, आपको लगता है आपके मेरे पैसे खत्म हो गए, लेकिन आप एवरेज करने के लिए और पैसा डालते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट है बहुत अच्छा काम है अगर आप इसको सोच समझ के तरीके से करते रहो। ठीक है, पॉडकास्ट को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रियलिटी चेक ग्रोथ कॉन्फ्रेंस की टिकट सेल पे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो में, और आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी टिकट खरीद सकते हैं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। उन लोगों के लिए क्या मिलेंगे जो बैंक में पैसे रखते हैं, मतलब ज़्यादा महंगे पैसे तो बैंक में पाया होता है। बस देखिए उनके लिए आप म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़ी लिस्ट है। म्यूचुअल फंड जो पैसे बैंक में रखते हैं, बैंक इन पैसों के साथ क्या करते हैं, इससे इनको क्या नुकसान है? बैंक आगे इन्वेस्ट करते हैं और ये इनमें से इनको नहीं मिलता, बैंक खुद की कमाई। बैंक स्प्रेड भी ले लेता है। फॉर एग्जांपल इनको अगर आप 16% अगर क्लाइंट्स को दे रहे हैं, अगर क्लाइंट का ऐसा अकाउंट है कि वे उनसे इंटरेस्ट ले रहे हैं और आगे बैंक ने पैसे दिया है 20% पे, तो 4% आया है वो स्प्रेड हुआ है, वो बैंक को प्रॉफिट जाता है। बेसिकली बैंक की अर्निंग्स यही होती हैं। तो अगर आप उससे ही रखा हुआ है, आपने बैंक को कहा उससे, तो आप नुकसान कर रहे हैं ना। आप नुकसान इस तरह से कर रहे हैं कि आपकी इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रही है। आपका जो छोटी सी एग्जाम्पल कह देता हूँ, क्योंकि हम बिल्कुल ही नए नेगेटिव टेक्नोलॉजीज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी वजह से कि आम आदमी को समझ आता है। जो 20 रुपये की रेटी थी और 20 रुपये का नाम था आपका, आज 30 रुपये का हो गया है। किसी टाइम पे 2 रुपये का था। इसका ये मतलब है कि ये जो 20 रुपये में जो आप नान खरीद सकते थे, आपको 10 रुपये और डालने पड़ेंगे। जो आपने बैंक में पैसा रखा है 2 लाख रुपए, उसकी दर 3 लाख रुपए की होनी चाहिए थी। आपने लाख रुपए का बैंक में पैसा थूक लगा के भी रखा है, उस पर नुकसान कर दिया। आप इन्फ्लेशन पे नहीं मीट कर पा रहे, आपकी बिजली का बिल इतना बढ़ गया, आपकी गैस का बिल इतना बढ़ गया। एटलीस्ट इतना तो करें जितनी आपकी इन्फ्लेशन है। अगर इतनी महंगाई हो रही है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। आसान लफ्ज़ों में आपकी परचेजिंग पावर कम है। जो जीन्स की पैंट आप 3000 में खरीद रहे थे, आज 5000 की मिल रही है। जो आपने सेविंग्स जोड़ के रखी हुई थी वो मुश्किल है। फिर वो सेविंग्स जो आपने अपने लिए सोचा रहता है कि मैं बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने जाऊंगा, उस टाइम आपका डॉलर 150 रुपये का था, डॉलर 300 का हो गया। आप कहेंगे यार वो मेरे 15 लाख 27 लाख होने चाहिए थे, लेकिन वो 15 लाख 15 लाख ही रहने। सही है। तो ये इस तरीके से आपके पास कम से कम इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि आप महंगाई को बीट नहीं तो उसके करीब करीब पे आ सकें। अगर आप उसके करीब नहीं जा रहे, इसका ये मतलब है कि आप अपने जो पैसा आप ये समझ रहे हैं कि मेरी सेविंग्स रखी हुई है, कि मुझे आगे चल के मेरे लिए कोई ऐसा बाइस बनेगी कि मैं सुकून से जिंदगी गुजारूंगा, तो फिर ये काम मुश्किल हो जाता है। तो पर्सनल फाइनेंस कितने लाजमी है? वो डू थिंक बहुत ज़्यादा आपकी स्कूलिंग में होना चाहिए, स्कूल्स में होना चाहिए। बचपन से लेके आपकी यूनिवर्सिटी तक आपका मेरे ख्याल में इस तरह का कोर्स ज़रूर होना चाहिए, मार्केटिंग के हवाले से भी और आपके पर्सनल ग्रोइंग और पर्सनल फाइनेंसिंग के हवाले से आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर मैं 100 रुपये आज इन्वेस्ट करता हूँ तो ये 150 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। वो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। उन्होंने छोटे से अकाउंट दे दिया उनको 3000 रुपये का, 8000 रुपये का। अगर 3000 रुपये में एक बच्चा 5 रुपये वाला शेयर खरीद रहे, अब 3000 के जब वो अकाउंट 4000 पे चला जाएगा, वो 1000 रुपये बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं संभाल रहा, लेकिन वो जो 1000 रुपये पे उसकी अर्निंग है वो $1,000,000 के बराबर है। जो वो सीख रहा है वहाँ से, जो उसने सीखा, जो उसका एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने 3000 रुपये के ये फला सीमेंट खरीदे, शेयर्स खरीदे थे और ये इतना डर गए क्यों डरे। उस बच्चे को समझ आ गई कि ये सीमेंट कि मैंने कंपनी खरीदी थी और उसमें उसको नए प्रोजेक्ट्स मिले,
उनकी डिस्पैचेस ज़्यादा हुई हैं और अगेन समर सीजन था और ज़्यादा लोगों ने घर बनाया, हाउसिंग बढ़ गई, कम्युनिटीज़ सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई, आपके मोटर्स बनना शुरू हो गए, उसको बच्चे को समझ आएगी, सोचना शुरू करेगा। ये थोड़ी कि आप उसको बच्चे के मोबाइल दे रहे हो टिकटॉक पे बस स्क्रीनिंग करो। तो ये होता है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने अच्छा, आप हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी ये कहते हैं काश आप वहीं पैसे मिल जाते, और उनकी उम्र भी 50, 55, 60 साल की हो गई है, लेकिन अब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम उनको इनको की जो हमने गलतियाँ की वो ये ना करें। तो ये होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपनी नेबरिंग कंट्री को देख लें जिनको आप पढ़ाना चाहते हैं, तो जो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं जी, वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट में इतने ज़्यादा अकाउंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में इतने ज़्यादा अकाउंट्स हैं। आप लोग अक्सर वो देखते होंगे आप सीजन्स में रिटर्न वाला था वो कहते हैं FD तो लगा दी, FD तो लगा दी, फिक्स्ड डिपॉजिट वो क्या है, हमारे यहाँ कौन कहता है कमेटी डालते हैं, वहाँ पे कमेटी डालते हैं, वो भी ना बस पैसे मिलते हैं, इसका फायदा भी है। सही है, नहीं समझ आती थी कमेटी का फायदा क्या, बेचारे अब जो कमेटी डाल के ये सोच रहे होते हैं वो यार मैं 4 महीने पहले मुझे पैसे मिल गए, तो आप क्यों नहीं उस कमेटी पे एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें अच्छे म्यूचुअल फंड वगैरह में जो आपको 20-25% रिटर्न देते हैं साल का। तो ये अगेन ये लैक ऑफ नॉलेज है ना जो नहीं है। सही, आप कम से कम उन लेवल से देख ले तो वो FD होती क्या है, वो चले इनका तो इंटरेस्ट उस पर चल जाएगा, लेकिन आप इस्लामिक शरिया कंप्लाइंस स्टॉक्स में देख लो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हलाल है हराम है, इससे से नहीं कर पाया। हाँ, देखिए इंटरेस्ट है ना काम अगर आप जा रहे हैं वो सीधा सीधा हराम है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं और करना भी नहीं चाहिए, वो बरकत होती ही नहीं है उस पैसे में। ये तो मतलब वो काम जिसके अंदर आपको नुकसान ना हो सिर्फ फायदा हो। हाँ, वो बिल्कुल ही आसान लफ्जों में आप ऐसे कह सकते हैं। दूसरा ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कि उसमें सरबराही में इस तरह के स्टॉक्स को देखा जाता है जो शरिया कंप्लाइंस हो, मतलब पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में वो एक कैटेगरी डिफाइन की हुई है, ये इस्लामिक वो हैं स्टॉक्स हैं, आप इनमें बिना झिझक इन्वेस्ट कर सकते हो, सूद का कारोबार नहीं कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड उसमें कर रहे हैं जो अपनी नीड के मुताबिक है, तो आप उसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही है। तो ये एक्सक्यूज है ना कि ये हराम है हम नहीं करते, इसमें सिर्फ नुकसान होता है, तो ये तो फिर एक्सक्यूज ही रह जाता है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, वो ये कि मैंने ये सुना है कि जो ट्रेडिंग है वो दुनिया की हाई पेइंग स्किल है, उसकी रीज़न है क्या? रीज़न इसमें जो मैं गूगल करते हैं ना, 90% आर फेलियर्स। सही है। और फैक्ट मुझे लगता है कि 96-97% आर फेलियर्स। जो इन्वेस्ट करता है उसमें से 96-97 लोग नुकसान ही करते हैं। उसकी वजह जो अभी थोड़ी देर पहले की कि आपने क्रिप्टो में जाके उस टाइम इन्वेस्ट किया जब वो बढ़ चुकी थी। आपको क्रिप्टो में उस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए था जब वो बिल्कुल घटी नहीं थी। अभी रिसेंट एग्जाम्पल देता है, पिछले 4-6 महीने पहले इजराइल रिमेंबर की वजह से ग्लोबल मार्केट्स और यूएस की मार्केट्स नीचे आई, सो वो टाइम था बाय करने का। उस टाइम नास्डैक उनका इंडेक्स है 13,300-400 तक आया। अगेन मेरी उस पर वीडियो थी कि यहाँ से बढ़ जाएगा, वो दोबारा बढ़ता है 16,500-600 पे किया, तो आराम से उसने 20-25% का आपको रिटर्न दे दिए। वो 6 महीने के अंदर आपको शेयर बन जाए। तो मतलब अनसर्टेनिटी की वजह से भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अनसर्टेनिटी की वजह से जब स्टॉक मार्केट क्रैश करती हैं, जैसे हमने कोविड के टाइम्स में देखा, बुरा हाल था, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, आपकी ट्रैवल टूरिज्म आसमान पे था। बिल्कुल नजर की बात, ये नेटफ्लिक्स और उससे रिलेटेड जो IT कंपनीज हैं वो सब बढ़ रही थी। उस टाइम आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश की, नीचे आई, उसके बाद दोबारा ऐसे बढ़ी जो पिछले लेवल से इनको भी ब्रेक करके अपने ऑल टाइम हाइस पर जाके खड़ी होगी। सो उस वक्त जब मैं ये समझ रहे थे कि मैं तो मर जाऊंगा और ये दुनिया ख़त्म हो रही है, बर्बाद हो रही है, सो ये टाइम था खरीदने का। तो जब भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं आपकी ज़िंदगी में, जब आप न्यूज़ में सुन रहे हैं मुल्क के हालात ख़राब हैं, उस मुल्क के हालात ख़राब हैं, वॉर शुरू हो गई है, वो टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। और वो ऐसे टाइम आते हैं हर 3 से 4 साल के बाद आपको ऐसा मौका मिलता है कि जब आप जाके उधर इन्वेस्ट। सो ट्रेडिंग में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, एक होती है टेक्निकल एनालिसिस, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होती है आप रिस्क मैनेजमेंट।
और एक होती है आपकी मेंटल हेल्थ। जो कुछ ये 4 चीज़ें, इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा आपकी रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, अब आप कोई कारोबार करते हैं स्टॉक्स में या आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका कारोबार है। आप एक कारोबार करते हैं, आपने कोई बिजनेस ओपन किया, आपकी लॉस करने की बर्दाश्त है ना। तो आप फर्ज करें आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, 3 महीने तक वो नहीं चला, 4 महीने तक वो नहीं चला, अब आप इस हालात पे आ गए कि कर्ज लेके उसका किराया दे रहे हैं, सही है, तो आप क्या करेंगे? 6 महीने जाके बंद कर देंगे ना। लेकिन वो ट्रेडिंग में वो हरकत नहीं करते, वो ये करते हैं कि रखा हुआ है तो रखा ही रहेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, हो गई। अब उन्होंने जब ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहे थे, ओपन करने जा रहे थे, खरीदने जा रहे थे, उनको हमेशा से एक रिस्क डिफाइन करना चाहिए कि मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये मेरे 30,000 से ज़्यादा नीचे आया, मतलब 30,000 का नुकसान हुआ, मेरी वेट 1,70,000 हो जाएगी, मैं एग्जिट कर जाऊँगा इस ट्रेड से। मतलब आपने अपने रिस्क भी तो डिफाइन करना है। ये थोड़ी कि 2 लाख आपके जब 20,000 हो जाए फिर आप रो रहे होंगे, इधर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने 2 लाख वाली चीज़ 1,70,000 में सेल कर दी, उस टाइम पे आपको लॉस बुक कर हुआ 30,000 का, लेकिन वही चीज़ आपको जब दोबारा नीचे मिल रही है तो मुझे बताया डिस्काउंटिंग लेवल पे आपने जाकर दोबारा खरीद लिया, वो ज़्यादा भी मिल रहा है शेयर्स आपको। तो ये काम है रिस्क मैनेजमेंट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सेकेंडली उस पे कैटेगरी में आता है वो आपकी मेंटल हेल्थ है। यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि ये ट्रेडिंग मैंने आज की, रात को मैं सुबह अमीर हो गया। ऐसे फ्लीट जिन लोगों के लगते हैं वो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट या प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। अच्छा, ज़्यादातर लोग इसी सुनहरे ख्वाब देख कर आते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूँगा मैं अमीर हो जाऊँगा। लोग एग्जाम्पल्स होते हैं वैरन की, वो उसको इन्वेस्ट करते हुए 50 साल हो गए, सीनियर फिर जाके वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में आ रहा है वो, या बिल गेट्स वगैरह की। तो भारत वो ये समझते हैं कि मैंने आज रात को इन्वेस्ट किया, कोई नेम कॉइन ले लिया, कुछ भी ले लिया, वो सुबह $1 का था, रात को $1 का था, सुबह $20 का है, मुझे इतना ज़्यादा पैसा मिल गया। होता है ऐसा, लेकिन ये क्या कोई स्ट्रैटेजी है जो कंसिस्टेंटली आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकें? नहीं, मुश्किल होता है। तो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ आपको पता है, इमोशंस, फिर उसके बाद इमोशंस में दूसरी तरफ जब वो थोड़ा सा भी नीचे जाता है हाथ पांव फूल जाते हैं, उधार लेके पैसा डाला गया होता है, लोगों से पैसा लिया हुआ होता है, बैंक से पैसा लिया गया होता है, फिर जब वो लॉस होता है डिफॉल्ट कर जाते हैं, जब डिफॉल्ट करते हैं तो फिर लाने पे बेचते हैं। तो ये आपको ना समझना है कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड से जा रहे हैं, आपकी नीड क्या, आपकी गोल क्या है। इस टाइम हम बहुत मटीरियलिस्टिक हैं, आप लोग हर वक्त उस पर वीडियोस देखते हैं, कोई महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं तो कोई उस पर, तो हमारे बच्चे फिर यही देखते हैं कि यार मेरे पास भी फरारी होनी चाहिए, मैं भी बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन आप इससे ये नहीं देख रहे तो फरारी तक या उस लेवल तक कैसे पहुँचा, कितनी मेहनत करके पहुँचा है। वे बेसिकली शॉर्टकट्स देख रहे होते हैं कि उसने एक ट्रेड की, उसने इन्वेस्ट किया लाख रुपए को, उसने करोड़ रुपए बनाए और वो अमीर हो गया। फिर इस तरह के हम ड्रामा मूवीज भी देखते रहे हैं। तो वो आपको इस चीज़ को समझना है कि ये ऐसा काम नहीं है। हाँ, ये आप अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं, आपको हमेशा ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। जब आप नहीं करते और जल्दबाजी कर रहे होते हैं, इमोशंस भी वो कर रहे होते हैं, आसान लफ्ज़ों में आप अपने सबसे पहले अपने कैरेक्टर को एनालाइज करें कि आप किस नेचर के बंदे हैं। क्या आप हाइपर हैं, क्या आप इमोशंस, क्या आप थोड़े से बात के ऊपर स्ट्रेस लिए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को देखें, आप कितने डिसिप्लिन हैं, आप क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन बनने को होता है, क्योंकि उसको पता है कि अमान की आवाज़ है कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कितनी डिसिप्लिन है आप अपनी ज़िंदगी में, आप कितने पंक्चुअल हैं, ये सब अपने आप ये कैरेक्टर के ऊपर आप एनालिसिस अपने खुद करें, फिर आपको समझ आएगा। फिर आपने गोल्स रखें कि यार मुझे तो सिर्फ 30% रिटर्न चाहिए, उससे ज़्यादा भी जा रहा है तो मैं अपने प्रॉफिट्स लेके साइड पे हो जाऊंगा, मुझे उससे ज़्यादा की वो नहीं है। कितने टाइम के लिए आप कर रहे हैं। जैसे आप प्लॉट प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आप हर वक्त नहीं रेट्स देख रहे होते। आपने कोई घर खरीदा 3 करोड़ रुपए का, अब हर वक्त नहीं मार्केट में या गली में जाकर किसी प्रॉपर्टी डीलर को करें आज इसका रेट लगाना क्या चल रहा है, हर रोज नहीं पूछते। आपको सब तसल्ली होती है 5 साल 6 साल के बाद 3 करोड़ 5 साढ़े 5 का 6 का हो गया था।
लेकिन स्टॉक्स में होते हैं नंबर्स आपके सामने चल रहे होते हैं, सही है। हर डेढ़ मिनट के बाद वो आपके जो पैसे हैं 1,00,000 रुपये 5,000 दिखाएगा, फिर 95,000 दिखाएगा, 5,000 का प्रॉफिट, 5,000 का लॉस में चलता है। तो इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। वो उस पर अगर आपका कंट्रोल है आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। मेंटल हेल्थ उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है। फिर आपकी जो ये रिसर्च है फंडामेंटल्स के ऊपर, टेक्निकल्स के ऊपर, ये आपने सीख तो ली, आपने फंडामेंटल सीख तो ली। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम्स बहुत बेहतरीन कंपनी है, या एक बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग का जो चल रहा है बहुत अच्छा है, आपको पता भी है। आपने इन्वेस्ट कर दिया सिस्टम्स में 450 रुपये पे, वो 400 पे आया, आप डर गए। कंपनी के फंडामेंटल्स भी नहीं है, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है, सप्लाई डिमांड रोल है। क्या आप उस टाइम घबराएंगे या अपनी रिसर्च को देखेंगे? सही है, बहुत से लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बेच जाते हैं, और जब उस 500 पे चला जाते हैं तो आप इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आपको फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स आपने पहले भी लिया, सीख भी लिया, तो ये जो आपके इमोशंस, आपके मेंटल हेल्थ, आपके रिस्क मैनेजमेंट जितनी इंपॉर्टेंट है उतने इंपॉर्टेंट आपका फिर ये भी आता है। तो अगर आप, अब मैंने ऐसे बहुत से भी देखे हैं जो बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, लेकिन इन्होंने खुद से कभी पैसे नहीं बनाए। एंट्रिया उनकी अच्छी नहीं होती, क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है वो। रिस्क मैनेजमेंट भी शायद हो, लेकिन इमोशंस में बहस होते हैं, वो डर के आगे भी और डर से पीछे भी और डर से आगे भी और भीड़ से पीछे भी भीड़ से आगे भी। आई ट्राइड ऑन, मैं अभी बस मैं थोड़ा सा ब्रेक पे हूँ क्योंकि थोड़ा कंटेंट शूटिंग की वजह से टाइम में नहीं दे पा रहा। बट आई थिंक मजे का जो मेरा फील्ड है फॉरेक्स का, स्टॉक्स का, मैं ट्रेडिंग करते रहे, मतलब मेरा मीठा पैसा इसका जब आप इसको कहते हैं। तो थैंक यू फॉर आस्किंग, इज देयर एनीथिंग दैट आई मिस्ड एंड यू थिंक दैट आई शुड आस्क? नहीं, जबरदस्त रहा और बहुत अच्छा रहा है आपके सेम वेबसाइट में, टाइम का पता ही नहीं चला, और मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में उस तरीके से आपने बड़ी लेमन लैंग्वेज में समझाई ये चीज़। तो अगर मैं मेडी टर्म्स को करता है तो शायद हम जिन बच्चों को टारगेट करना चाहते हैं, जो शायद इनको जो पॉडकास्ट हमें उस तरीके से। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया देखने का, और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वन।